हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, जिसे हम इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेसी भी कह सकते हैं। फार्मेसी को हम इसमें जानेंगे कैसे ये इंट्रोड्यूस हुआ हमसे और क्या क्या चीज़ें इसमें हुई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, हिस्ट्री एंड वेरियस एक्ट रिलेटेड टू ड्रग एंड फार्मेसी प्रोफेशन। हमारे फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड बहुत सारे हिस्ट्री और जो भी उससे एक्ट आए, क्यों आए, उसकी प्रीवियस में हिस्ट्री क्या थी, पहले हिस्ट्री क्या था, पहले उनका इतिहास क्या था, फार्मेसी हमारा कैसे रन करता था, कैसे चलता था, तो अब क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे हो रहा है, उसी के बारे में अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम पढ़ते हैं लॉ। लॉ क्या है? किसी भी चीज़ को हम अगर बना रहे हैं या किसी भी ऐसे संस्थान को, ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी ऐसे ग्रुप को हम अगर चलाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें एक नियम बनाना होता है, क्योंकि अगर हर कोई आएगा अपने अपने अलग अलग नियम से चलाएगा तो सबको दिक्कतें होंगी। इसके लिए हमें एक बनाना, हर चीज़ के लिए एक बनाना होता है नियम, क्योंकि जो भी अगर हम काम, कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो अगर वो नियम से करेंगे तो वो अच्छे तरीके से होगा। तो उसमें हमें कुछ कंट्रोल के लिए, कुछ उसको बेहतर बनाने के लिए, या फिर उसमें सुधार के लिए, या उसमें कंट्रोल कि जो भी चीज़ें हम बना रहे हैं उसमें पूरा कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई उसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि जो मेडिसिन होती हैं, दवाएं होती हैं, वो हम किस पे इस्तेमाल करते हैं? इंसानों पे। तो हम ऐसे कुछ गलत तरीके से, गलत इस्तेमाल करके गलत चीज़ें, ड्रग, कोई मेडिसिन, एपीआई, एक्सीपिएंट, कुछ भी हम गलत तरीके से या फिर खराब हुआ या फिर उससे मिलता जुलता कुछ ऐसा उसमें मिला के हम ऐसी कोई दवा बना दें जो लोगों को नुकसान, तो उसके लिए एक लॉ बनाया जाता है। अब सेकंड थिंग कि हम इसको फार्मेसी में ऐड क्यों किया गया ये सब्जेक्ट, क्योंकि देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं? बी फार्म हम पढ़ेंगे, फिर आगे हम अपने सोसाइटी में जाएंगे, कम्युनिटी में जाएंगे, वहाँ लोगों की हेल्प करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, प्रिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, तो वहां पे क्या होगा कि हम प्रैक्टिस करेंगे। तो हम प्रैक्टिस किस वे में करेंगे कि अगर हमें अपने एथिक्स पता होंगे कि हमें क्या देना है, कैसे देना है, किसी पेशेंट को कैसी मेडिसिन देना है या किस तरीके से सेल करना है, बहुत सारे ऐसे एथिक्स हैं जो हमें नहीं पता होंगे, तो हम हो सकता है कि कुछ इलीगल चीजें कर दें जिसकी वजह से हमें उसके लिए जुर्माना देना हो, या फिर हमें दंड भी मिल सकता है, हमें जेल भी हो सकती है, कुछ भी फाइन देना हो सकता है। तो इसके लिए हमें ये चीजें पढ़नी जरूरी है। अब बात करते हैं इसके हिस्ट्री, इतिहास। पुराने समय में हमारे जो वैद्य, ऋषि मुनि जो भी थे, वो अलग अलग तरीकों से इलाज करते थे। जड़ी बूटियों से, जंगल के पेड़ों के छाल, पत्ती, या फिर उनके कुछ ऐसे रस निकाल के या फिर उनका पाउडर बना के, घोल बना के, उस तरीके से वो क्या करते थे? इलाज करते थे। उस तरीके से अगर वो इलाज करते तो उसमें कुछ कमियां रह जाती थी, प्रॉपर अच्छे तरीके से पेशेंट का केयर नहीं हो पाता था, ट्रीटमेंट नहीं हो पाता था, वो डिजीज कुछ और है, हो सकता है कभी बिना प्रॉपर ट्रीटमेंट के, फिर डोज वेरिएशन, कभी कितने साइज का बना दिया, कभी कितने साइज का, प्रॉपर डोज नहीं निर्धारित हो पाता था कि हमें किस डोज में पेशेंट को मेडिसिन देना है। तो उसके लिए हमें क्या हुआ कि एक प्रॉपर एक ऐसा बनाया जाए कि हर बार उस मरीज को उतना ही डोज में मेडिसिन मिले। तो हम बात करते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम मिस्टर बाथगेट नाम का एक यंग स्कॉट इंडियन कंपनी के साथ भारत आया। उसने कलकत्ता में एक केमिस्ट की दुकान खोली। फर्स्ट टाइम उन्होंने कलकत्ता में बाथगेट नाम के एक पर्सन ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आया था, उन्होंने कलकत्ता में एक अपनी केमिस्ट शॉप ओपन की, फर्स्ट केमिस्ट शॉप। बंगाल में फर्स्ट केमिकल फैक्ट्री स्टेब्लिश की गई जो 1901 में स्टेबल की गई, वो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, इन्होंने फर्स्ट कंपनी स्टेबल की। 1835 में हमारा फर्स्ट मेडिकल कॉलेज स्टेबल किया गया। 1835 में फर्स्ट मेडिकल कॉलेज स्टेबल किया गया कलकत्ता और मद्रास में। फिर उसके बाद 1857 में हमारा पहली बार सेक्शन पीनल कोड ने
दवाओं के लिए कुछ धाराएं निर्धारित की, जो कि हमारा 1857 में है। फिर हमारा 1857 में ही एक चीजें और हुई, 1857 और 1878 में अफीम ओपियम एक्ट, अफीम अधिनियम बना। 1878 में एक अफीम अधिनियम बना जो कि अफीम। फिर 1919 में 1919 में पॉइजन एक्ट आया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जो हमारे लिए जहरीली भी हो सकती हैं या फिर हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे समाज के लिए वो जहरीली हैं, उनके लिए भी एक। अब वो थी हमारे प्री इंडिपेंडेंस इरा। अब हम बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा की। पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब आजादी के बाद की। तो 1948 में आया हमारा फार्मेसी एक्ट, जो कि हमारे फार्मेसी को कैसे गवर्न करना है, कैसे चलाना है, उसमें क्या क्या चीजें होंगी, इन सारी चीजों का उसमें एक ऐसा लॉ बनाया गया जिसमें वो सारी चीजों को अच्छे से बताया गया, लाइन बाय लाइन। उसमें एक हर चीजों के लिए एक नियम बनाया गया। फिर हमारा जो फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन हुआ, वो हुआ 9/11/1949 को। फिर उसके बाद 1949 में ही इसके पहले जो फार्मेसी काउंसिल के पहले जो अध्यक्ष बने वो थे डॉक्टर KCKE राजा, जो केंद्र सरकार द्वारा फार्मेसी काउंसिल के पहले अध्यक्ष के रूप में नाम। फिर उसी क्रम में 1954 में ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज आया। इस एक्ट में क्या होता है कि जो लोग झाड़ फूक तिलिस्म भस्म से इलाज करने का दावा करते हैं, प्रचार करते हैं, लोगों को भ्रम करते हैं, इसके लिए भी एक कानून आया कि लोग गलत अफवाहों में ना आके और अपना जो भी चीजें हैं गलत तरीके से इलाज ऐसा ना हो सके। फिर 1954 में हमारा पहला फार्मेसी कॉलेज आया, जो कि बिरला कॉलेज पिलानी में था, जो फार्मेसी काउंसिल ने उसको गठित किया। फिर 1955 में फार्मेसी कोर्स में पहला डिप्लोमा PCI द्वारा अनुमोदित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर में ओपन हुआ, जो कि फार्मेसी काउंसिल के इंस्पेक्शन के दौरान उसको खोला गया। फिर 1955 में पहला इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश हुआ। फार्माकोपिया क्या है? जैसे हमारा जो भी हमारा देश है वो किससे चलता है? संविधान से। ऐसे हमारे जो भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन से जो दवाएं बनाई जाती हैं वो हमारे फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, इसीलिए आप देखते होंगे दवाओं में लिखा रहता है IP, BP, USP, ये सब हमारे क्या है? IP, BP, USP, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, और ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जो भी हमारा फार्माकोपिया। फिर 1955 में आया मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, एक्साइज ड्यूटी। पहले क्या था कि अल्कोहलिक कंटेंट का हम कितना भी यूज करते थे, कोई रोक टोक नहीं था, जिससे लोगों की जान भी जाती थी, बहुत सारे ऐसी समस्याएं भी होती थी। लेकिन फिर ये एक्ट आया जो क्या किया, अब इस पर रोकथाम लगाने लगा, लोग पकड़े जाते, फाइन लगाने लगा, ऐसे बहुत सारी चीजें। फिर 1956 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट हुआ, जो कि जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उस पर एक रोक लगाया जा सके, ऐसा नियम बनाया, वो अपने मनमाने तरीके से ना चला सके। देन 1957 में एक एक्ट आया डेंजरस ड्रग इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कोई भी डेंजरस दवाएं हैं उसको ले जाना, ले आना, कौन कितने मात्रा में ले आ रहा है उस पर भी रोकथाम, क्योंकि ऐसे खुले में बिकने लगेंगी तो लोग उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, लोगों को पता नहीं रहेगा, किसी तरह यूज करेंगे तो क्या होगा, बीमारियां होंगी, लोग परेशान रहेंगे। फिर आया प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑफ एनिमल एक्ट। 1960 में आया हमारा प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट, जो कि हम किसी जानवर को ऐसे निर्दयता से नहीं मार सकते, तो उसके लिए भी हमारा एक एक्ट आया। फिर आया सेकेंड इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश हुआ 1960 में। फिर 1970 में आया फर्स्ट DPCO ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, जो भी दवाइयां हैं कोई कितने प्राइस में दे रहा है, कोई कितने प्राइस में दे रहा है, तो इसके लिए क्या होगा, कोई ऐसी कंट्रोलिंग बॉडी होगी जो कंट्रोल करेगी, नहीं आप इतने में ही बेच सकते हैं, इससे ज्यादा आप दवा का रेट नहीं रख सकते। फिर आया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जो भी प्रेगनेंसी के लिए भी एक एक्ट बनाया गया कि किसी की भी प्रेगनेंसी को आप ऐसे एक्सपोज नहीं कर सकते, ऐसे बता नहीं सकते कि हाँ ये चीजें हैं, जो भी चीज। तो ये बहुत सारे एक्ट ऐसे जो भी आए, इन सबको हमने अभी बारी बारी देखा। फर्स्ट चैप्टर में बस आपको इतना ही पढ़ना है कि जो हमारे एक्ट हैं, क्या स्कोप है, क्या स्टेबल, कब स्टेबल हुआ है, लॉ क्यों आया, यही सारी चीजें। ठीक है, ओके, थैंक यू।